अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खुशाइंद खबर सबसे पहले शामिल कर लेते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान का फ्री ट्रेड मुआहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हो गया है, जबकि ईरानी सदर ने पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल कर ली है। कहते हैं कि दोनों ममालिक तरक्की के लिए तमाम शोबों में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कौमी मंजरनामे का अहवाल भी शामिल कर लेते हैं। खैर है तो वो दगरगूं, लेकिन शामिल करना ज़रूरी है। कहा यह जा रहा है कि शरंगेज़ी में मुलव्विस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। एक आलमी मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और उसमें यह कहा है कि दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। लेकिन जो 9 मई का वाक़या था, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है, जिसमें कि महमूद मौलवी के बाद आमिर कियानी और अब मलिक अमीन असलम ने भी पीटीआई को खैर बात कह दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले पीजे सर, आप ये बताइएगा कि रीजनल फॉरेन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, एक तो नंबर 1 ये जो आज मीटिंग हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की विद द ईरानियन प्रेसिडेंट, ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसमें पहले आप सबको पता है कि वहाँ तेल की स्मगलिंग हो रही थी और दूसरी अशियात की स्मगलिंग हो रही थी। तो ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, इट विल कन्वर्ट इनटू अ फॉर्मल ट्रेड बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये सस्टेनेंस के लिए उन्होंने 5 मार्केट्स बनाई हैं कि जो कि लॉन्ग रन में इनको कहा जा रहा है कि 5 बिलियन इसका डॉलर का ट्रेड है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। बट लुक एट द पोटेंशियल कि अगले 10-15 साल में क्या है। आपकी ईरान की गैस पाइपलाइन लगी हुई थी, वो डोलड्रम्स में चले गई। ये प्रोजेक्ट 2009 का है जो 2023 के अंदर 4 महीने में कंप्लीट किया है। गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सो आई थिंक मैं तो अभी एक टेलीविज़न पर यही कहा, मैंने कहा देखो पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड रखो, ये जो शहबाज शरीफ आदमी है ना, ये डूअर है। ही इज़ अ डूअर। मैंने इसको चीफ मिनिस्टर भी देखा एज अ डूअर एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ही इज़ अ डूअर। सो दिस ही हैज़ ओपनड अ गेट और ये हमारे लिए एक शो पीस हो सकता है फॉर पाकिस्तान। बिकॉज हमारा, अगर आपको याद हो कि 60s के अंदर RCD एक चला था, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। सो अब आगे हमारे पास नेक्स्ट आप कह लो कि टर्की इज़ द नेक्स्ट फाइनल फ्रंटियर के जिसके अंदर हम अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर फॉर बलोचिस्तान दिस इज़ अ ग्रेट शो पीस के जिसमें बलोचीज़ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़, एक ख़बर है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी आएगी, वहाँ आपके साथ आप देखेंगे कि ट्रेड भी आगे होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें उसी वक्त होंगी जो कि आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी, फ्री ट्रेड जोन ये बन जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इससे अच्छी चीज़ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। गवादर, इसको फ्री पोर्ट बना दो। ये UAE और जिस दूसरे ममालिक हैं, दे विल बी रनिंग आफ्टर अस। आपको पता है कि शिप फ्रॉम जो इधर गवादर पे आएगा एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू UAE, हाउ मच इट सेव्स? $100,000, यानी कि पीजे सर $1,00,000 एक गेम चेंजर साबित गेम चेंजर है जी। इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के ये जो तरक्की के सफ़र पर चलने का एजेंडा है या जो सफ़र है, आप उसमें अमेरिका के लिए क्या पैगाम देखते हैं? एब्सोल्युटली नॉट फॉर अमेरिका इस खिते में। अब दैट इज़ द मैसेज। उसकी एक वजह है कि पाइपलाइन ईरान बिछा चुका है हमारे बिल्कुल, और हम अमेरिका से खौफज़दा होकर डर के मारे लगता है हम उनके ग़ुलाम हैं। और वो एक लीडर कहता था कि ग़ुलामी छोड़ दो, तो मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें ग़ुलामी छोड़ देनी चाहिए अमेरिका की, और हमें देखना चाहिए हमारे मफादात क्या है। और हमारे मफादात ये है कि हमें तवानाई का जो बुरान है उसका मुकाबला करना है, और हर आने वाले दिन में तवानाई का बुरान और गहरा होता जा रहा है। अगर हमें सस्ती गैस मिलती है, हमें लानी चाहिए, अपने कारखानों को देनी चाहिए, और यहाँ पे तजारत को फ़रोग मिलेगा। और दिस इज़ द मैसेज टू अमेरिका। देखें, 50 मेगावाट पहले भी हमें वो देते थे, वहाँ के जो करीब पे देहात हैं, करीब पे जो शहर हैं क्रॉस द बॉर्डर। हमने उसको अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी दी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया है, हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे गया है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। प्राइम मिनिस्टर का वहाँ जाना और उसके साथ फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पे जाना, ये एक मैसेज है। और फिर हमारे उनके साथ तल्लुकात की नोयत भी ऐसी है कि हमें ये बॉर्डर को अच्छा रखना है। और ये बात जो कह रहे थे मेरे दोस्त पीजे मीर
کہ بجائے اسمگل کرو آپ وہاں پہ مارکیٹس بناؤ, چینلائز کرو, چیزوں کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آؤ اور لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو لفظ ہے گیم چینجر, ویسے ہم اتنی دفعہ استعمال کر جاتے ہیں, بعض کا گیم چینج نہیں ہوتی بلکہ گیم خراب ہی ہو جاتی ہے, تو میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں دا میسج فار امریکہ از ویری کلیئر فرام دس پلیس آف پاکستان کہ بھائی دیکھو ہم کو خود زندہ رہنا ہے اور ہمیں تمہاری ہر وقت ڈکٹیشن نہیں ماننی. نوید چودھری صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب نے اپنے تعلقات کو بہتری کی جانب لے گئے ہیں, تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز بالکل جدید دنیا میں بھی اور اس سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خطے ترقی کرتے ہیں. ایک آدھ ملک جو ترقی کر رہا ہے اس کے ساتھ والے پھر اس سے سیکھتے ہیں. چند روز پہلے میں نے بل گیٹس کی ایک تازہ تقریر کا حوالہ بھی دیا تھا اسی والے سے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایران سے ہم بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں, وہ ہم سے بہت ساری چیزیں لے سکتے ہیں, کوئی اس میں تو ابہام نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو بہت بڑا مسئلہ ہے ایک, وہ ہے کاسٹ آف پروڈکشن. اگر ہماری صنعت کا پہیہ نہیں چل رہا ہے یا بہت سارے معاملات ہیں تو اس میں توانائی بیسک چیز ہے, وہ بجلی کی شکل میں ہو, وہ گیس کی شکل میں ہو. اب ایران سے ہمیں یہ ساری چیزیں آسانی سے مل سکتی تھیں پہلے بھی, لیکن پریشر امریکہ کا اتنا زیادہ تھا, اور یہ پریشر صرف دھونس نہیں تھا, وہ یو این کے تھرو بھی بہت ساری سیکشن لگوا دیتا. پیچھے تو وہی بیٹھا ہوا نا. ابھی آپ کو یاد ہوگا 4 سال پہلے جب نریندر مودی نے ایگریمنٹ کیا ایران سے تیل لینے کا, امریکہ نے پریشر ڈالا, مودی صاحب مکر گئے. وہ بھی معاہدہ کر کے مکر گئے تھے. اگر ہماری گیس پائپ لائن رکی پڑی رہی ہے تو مودی صاحب بھی مکر گئے تھے بعد میں, لیکن بہرحال وہ شروع ہو گیا. اب یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہ ہے اس وقت جب چین نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے, جسے کہتے ہیں لیڈنگ رول, اس میں سعودی عرب اور ایران کی صلح کرا دی, تو معاملہ تو ظاہر ہے اب چلنا شروع ہو گئے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو بارڈر پر جب مارکیٹیں کھل جائیں گی, اس میں دیکھیں ہماری ضرورت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو روز مرہ ہیں, وہ ایران سے میں آ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ, اور ہماری ادھر جا سکتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تیل والا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم ایران کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوشگوار آج کا دن ہے, اور یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا, اور اس میں آر سی ڈی کی طرز پر ہم بہت جلد ترکی کو بھی شامل ہوتا دیکھیں گے. ٹھیک ہے. کامیاب خارجہ پالیسی کا صحرا بلاول بھٹو کے سر جاتا ہے, کیا کہیں گے جاوید اقبال صاحب؟ منیر سے دیکھو, جس تیزی کے ساتھ خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور آج سے 1 سال 1.5 سال پہلے جب فال آف کابل ہوا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ریجنل ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا, اور یہی چائنا چاہتا تھا. چائنا نے پہلے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کیے, اور جس تیزی کے ساتھ اس نے سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے ہیں, اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ اب معاملات خطے میں ہی طے ہوں گے. اور اسی کی نتیجے میں آپ نے دیکھا یمن وار بھی ختم ہو گئی, سیرین وار بھی ختم ہو گئی, اور ایران سعودی ریلیشن شپ بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہوئے. اس کی مین وجہ تھی کہ چائنا ایران میں $460 ارب کی انویسٹمنٹ پلان کر چکا ہے آلریڈی, اور دوسری طرف سعودیہ پاکستان میں 12 سے 14 ارب کی ایک ریفائنری پلان کرنی ہے, جس کو 4-5 سال سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے, جو اب ہونے کے چانسز ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ماضی میں نہیں رہے, کیونکہ جب افغانستان کے ساتھ جب رشین وار تھی, رشین وار کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سرٹن گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور دوسری طرف مسعود شاہ گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا تھا, جس میں اس کے بعد بی ایل اے بھی آ گئی جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے جند اللہ بھی آئی, جند العدل بھی آئی. تو یہ چیزیں خطے میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے, بٹ تھینکس ٹو سعودی عربیہ اس کی انوالومنٹ کے بعد معاملات سپیڈ اپ ہو گئے. اب اس کے 2 فائدے انہیں. اچھا, ایک چیز آپ نے دیکھی کہ ریجن میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ڈالر کی جو مت ہے اس کی اسٹرینتھ کو توڑا جائے اور لوکل کرنسی میں کاروبار کیے جانے چاہیے. اور ایران جس طرح پابندیوں کے ساتھ زندہ رہا, اور اس نے بارٹر کے سسٹم کے تحت اور لوکل کرنسی کے ساتھ جو اس نے بزنسز کیے چائنا کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹی اسٹیٹس کے ساتھ, اب ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. جو ڈالر کی گرپ ہے اس ریجن سے کمزور ہوگی ایک, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آلریڈی ہمارا بارڈر اتنا بڑا ہے کہ ادھر لوکل بارڈر کے ارد گرد آلریڈی ہمارے چھوٹے چھوٹے بزنسز چل رہے ہیں. اچھا, میں نے اس ایریا میں خود دیکھا ہے. اب یہ کہ وہ آفیشیل شکل اختیار کر جائیں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایران کو 28 کروڑ عوام کی مارکیٹ ملے گی, اور چائنا جو اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے
اس کو ایکسپینشن کا پورا ٹائم مل جائے گا. افغانستان، چائنا، پاکستان، رشیا، یہ سارے ایک نیکسس بنے گا جو دنیا کی کسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے اکنامکلی بھی اور ملٹری. یعنی وی آر آن دا پیسج جہاں پر ڈیولپمنٹ بالخصوص پاکستان ترقی کر رہا ہے. فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے قومی مفاد میں ہوگا، پاکستان کے قومی مفاد میں ہوگا، وہی فیصلے پاکستان کو کرنا ہوں گے، اور ملکی معیشت جس سے ترقی پائے گی وہی فیصلے ہمارا ملک کرے گا. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، جس کے بعد واپس آئیں گے اور قومی صورتحال کیا چل رہی ہے اس پر بات کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پنجاب حکومت کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے اور اب آپریشن کی تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے عالمی میڈیا پر ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ حالانکہ میری تمام کیسز میں ضمانتیں منظور ہیں لیکن مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے. میرے 7,500 کے قریب لوگوں کو، میرے پارٹی کے لیڈران کو حراست میں لیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سب میں ایک سینئر جنرل ہیں اور آبویسلی جو چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتے ہیں انہی کی جانب سے آرڈر دیا جاتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں. یہ بات میں نہیں کری بلکہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. تو میں چاہوں گی نوید صاحب آپ واضح کریں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں مفروضوں پر مبنی، وہ رائٹ ٹریک پر یا رائٹ پوائنٹ پر جا کر کیوں نہیں بتاتے، کیوں نہیں وہاں پر اپنا مقدمہ رکھتے؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت خود بھی کنفیوز نظر آ رہے ہیں. کل تو ان کے جو بہت سارے سپورٹرز تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کل کے خطاب میں واضح طور پر ایک غیر یقینی کی کیفیت تھی ان کے چہرے پر. جو ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ پچھلے آرمی چیف کی طرح موجودہ آرمی چیف کو بھی کوئی پریشر میں لے آئیں گے، تو وہ تو فضل آؤٹ ہو چکی، بہت برے طریقے سے ہو چکی. اس کے بڑے واضح جو علامتیں وہ سامنے ہیں. آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ ایسا آرڈر کرنے کا کہ جس پر عمل درآمدی نہ ہو، اور اس سے ملتے جلتے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہیں. آپ نے خود اس مقام پر پہنچایا ہے. بات یہ ہے کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے، جو ہونا ہے، اس میں ایک خبر تو آپ کے پاس آ گئی ہے کہ جو 8 بندے پکڑے گئے ہیں، یہ تصدیق کر دیا گورنمنٹ پنجاب نے، یہ انہی مطلوب لوگوں میں سے ہیں جو 20 سے لے کے 40 کے درمیان بندے چاہیے ان کو، ان میں سے یہ 8 تو پکڑے گئے. اچھا، باقیوں کی ظاہر ہے ابھی انہوں نے چونکہ سراؤنڈنگ میں پورا ایک گھیرا ہے اور بڑی کرٹیکلی چیکنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، بچ نکلنے کے راستے نہیں ہیں. باقی بھی میرا خیال ہے 8 پکڑے جانے سے ایک تو کیس ثابت اپنا کر لیں گے وہ، باقی گھر میں جانا یا نہیں جانا یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے. آگے معاملہ آ گیا کہ مزید گرفتاریوں کا، تو 300 خواتین و حضرات کی جو لسٹیں ہیں وہ بن گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق شواہد موجود ہیں، RCD موجود ہے. اچھا، اس میں اب مجھے تو اس بات کی حیرانی کہ چھپا کہہ رہے ہیں، جب اعجاز چوری صاحب اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گملہ تک نہیں چھوڑا، رین سیک کر دیا پورے کا پورا کور کمانڈر ہاؤس، تو وہ باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. عالیہ حمزہ موقع پر موجود ہیں. تو قانون کا جو ایک پروسیجر ہے وہ تو پورا ہوگا. عدالتیں اگر غیر ضروری ریلیف دیں گی تو اس کے نتیجے میں یہ نقصان یہ ہوگا کہ پھر عدالتوں کی وقت مزید بے اثر ہو جائے گی اور وہ گنوا بیٹھیں گے، اور پھر سارے جج کہیں گے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ جس طرف بھی جا رہا ہے، آپ یہ بات بالکل اب ذہن نشین کر لیں کہ قانون کے کٹہرے میں تمام جو شرپسند ہیں، جنہوں نے حملہ کیا، جنہوں نے پلاننگ کی، جنہوں نے سہولت کاری کی، وہ قانون کے کٹہرے میں آ کے رہیں گے. افتخار صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ عالمی میڈیا پر یہ بیان دینا کہ ہمارے 25 بندے ہماری حکومت نے مار دیے، ہاؤ بڑا افسوسناک ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں 25 افراد کی لسٹ عمران خان اپنے دستخطوں کے ساتھ جاری کرے، اپنے دستخط کے ساتھ، ود ہز اون سگنیچر، بیکاز وہ یہ کلیم کر رہا ہے اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہی ہیز بین اے پرائم منسٹر آف پاکستان، اور وہ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دے رہا ہے. واٹ میسج یو وانٹ ٹو کنوے؟ ان لوگوں کو بچانے کی خاطر ساری چیزیں برداشت کی گئی، ورنہ جو کچھ ہو رہا تھا 9 مئی کو، اور اگر گولی چلنی تھی تو 300-400 لوگوں پر گولی چلانا کوئی مشکل بات نہیں تھی. اسی کو اوائڈ کیا گیا. انسانوں کی زندگیوں کو اہمیت دیتے ہوئے یہ 600 کروڑ کا نقصان اٹھایا گیا. تو ایسی باتیں مت کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا تو رویہ بڑا عجیب ہے. بندیال نے آپ کو کہا عمران خان صاحب آپ شامل تفتیش ہوں نیب کی، آج آپ نے انکار کر دیا. آپ کسی جگہ پہ تو کسی جگہ کا موقف تو آپ اپنے برقرار رکھیں. آپ کو بڑا ناز تھا تویزوں پر، لیکن انہوں نے بھی دم کرنے کے لیے حافظ کو اگر بلا لیا ہے تو غلطی تو نہیں ہے. ایسا تو ہوگا پالیٹکس میں.
पॉलिटिक्स बड़ी, आप समझते हो कि जो आप कहते हो कि लोग उसको काउंट नहीं करते, लोग काउंट करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ये बिल्कुल आपको गलतफहमी है कि लोग एनालाइज नहीं करते हैं। और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ज़मान पाक पहुँचो के लिए कल आपने कहा लोगों को 153 के 153 के जो है मैसेजेस चले, कोई आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचे। अब आपको मैं पूछ सकता हूँ कि ये क्या है? हाँ, मैं पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को शाबाश देता हूँ कि जहाँ वो बैठे हैं तनख्वाहें लेके, वो अपनी तनख्वाहें हलाल कर रहे हैं, और इसीलिए 531 के वो ट्वीट मौजूद है वहाँ पे, लेकिन लोग नहीं आए। सो हकीकत जनाब इमरान साहब ये है, आपके दोस्त आपको छोड़ रहे हैं। और देखिए आमिर क्या नहीं आपको छोड़ गया, खरबों रुपया कमाया, खरबों रुपया, 27 साल तक आपके साथ रहा, आपको छोड़ गया। मलिक अमीन असलम आपके साथ 13 साल रहा, और एक ऐसा ख़ानदान, वो नवाब ऑफ भावलपुर का नवासा, गुजरात के चौधरी मुख्तार का दामाद और अख्तर मैंगल का रिश्तेदार, वो अभी भी आपको छोड़ गया। हालांकि इस पर भी अरबों रुपए का मसला है, वो जो आपकी सुनामी बिलियन ट्री का मसला था, ही इज़ आल्सो वांटेड एंड रिक्वायर्ड बाय द नैब। आपको लोग छोड़ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। मुझे पता है पार्टियां ख़त्म नहीं होती और नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। कितने बंदे मार दिए? 25। इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयान देने से इज्तनाब कीजिएगा, इज्तनाब कीजिएगा। इफ्तिखार साहब, एक और बड़ी संजीदा बात थी, उस खातून सहाफ़ी ने खान साहब से पूछा कि आप इन लोगों को मना करेंगे अगर दोबारा इस तरह की क्राइसिस की सिचुएशन पैदा होती है, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खान साहब का जवाब क्या होगा? खान साहब ने ये कहा था कि उस वक्त मैं अहाता अदालत में था जब मुझे फौज की जानिब से पकड़ा गया, यानी कि उन्होंने डिनाई नहीं किया। और आपकी बात के इतने ट्वीट्स हुए, ज़मान पाक पहुंचो वाली बात, कि खान साहब कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है? एक बात मैं शेयर कर लूँ आपसे, और सदर पाकिस्तान ने आज कहा है कि 9 मई के वाक़यात के बारे में इसको कंडेम करना चाहिए। ये सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के बारे में फरमाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीजे सर एक और बात सदर पाकिस्तान ने की है, उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद मुफाहमत का कोई रास्ता बचता नहीं है। क्या कहेंगे? देखें, इस पे तो डिबेट ही कोई नहीं है, ना आप इस पे एनालिसिस दे सकते हैं, ना आप इस पे कोई डिस्कशन कर सकते हैं। हर पार्टी ने, हर लोगों ने कहा कि ये गलत है, सिंपल एज दैट, एंड ऑफ द स्टोरी। अब उसको घसीटना, वो अंदर से तेल निकालना, क्या करना है हमने? सर क्या खान ने भी ऐसा कहा है? उसने ऑफ कोर्स आज नहीं कहा सर, आज नहीं कहा यार, देखो ना, लेट्स नॉट बी बायस्ड। उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा, इसका बिल्कुल अच्छी बात की है। सदर ने गलत बयान से काम दिया। नो, उसको तो देखे जो स्काई नहीं, सदर ने, मेरा सवाल आपसे, सदर ने गलत बयान से काम दिया? क्या? सदर ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर उनको खुल के मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो लेकिन आप कह रहे हैं उसने कर दी, तो सदर साहब को नहीं इल्म हुआ? तो नहीं हुआ ना। अच्छा, तो या तो ही शुड बी इन द पिक्चर। आप टीवी देखें, मतलब अगर सदर पिक्चर में नहीं है तो फिर कौन होगा? कहा है, सॉरी सर, देखो ना, उसे कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि एजेंसियों ने कराया है। नहीं, उसे मेरे पास इंटरव्यू पूरा पड़ा है सर, छोड़े ना। बट द क्वेश्चन इज, ये हो गया। देखो, हम बात का सर, इट इज नॉट सो सिंपल। हम डायलॉग कर रहे हैं पीजे, इट्स नॉट सो सिंपल कि 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, सर, पूरी चीजों को जला दिया जाए और आप माजरत भी ना करें। देयर इज नो पार्डन फॉर दैट। वायलेंस कैन नॉट बी एक्सक्यूज। लेकिन हम ये जो गेम करते हैं, ओ जी कायदे आज़म का घर, और कायदे आज़म तो ठहरा ही नहीं, जिना हाउस लगाया हुआ ठहरा था। वैसे इशू ये नहीं है, नहीं, लेकिन इसको पॉलिटिकली बनाया जा रहा है। इसको कोर कमांडर का घर था, मैसेज वाज अगेंस्ट द आर्मी। दैट्स इट, देन वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट। लेट्स नॉट ब्रिंग जिना इनटू इट। मैंने कहा जिना की बात की हमने, नहीं, आपने नहीं की, लेकिन आ रही है सर, हम इसकी बात नहीं करते सर। आप देखिए बात करें, द क्वेश्चन इज, हमें फैक्चुअल पे रहना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, उसको आप ठीक नहीं कह सकते हो। जो सही है तो सही है, आप उसको सही कहो। तो द क्वेश्चन इज कि हम हर चीज को, वो कहते हैं ना, खिचड़ी बना के हम उसकी वो तूड़ी निकाल के बात कर रहे हैं। 9 मई को कोई हमें जो खिचड़ी नहीं बन सकती यार, मैं सही, हमें पार्टिसिपेट उनकी बात रह जाएगी सर। एक बात करें, वो खिचड़ी नहीं बनाओ। देखें, लॉ जो है, मैं ना पीटीआई की तरफ से देखता हूं तो ना गवर्नमेंट की तरफ से। अगर तो उसको बेल मिली है तो फिर पुलिस बाहर क्या कर रही है? देखो ना, क्वेश्चन आता है, पुलिस बात क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। नहीं, क्यों कर रही है? सर, 30 से 40 दहशतगर्द जो अंदर छुपे हुए हैं, उनको पकड़ो। वो कह रहा है कि भाई आओ, तुम वारंट लेके आओ, पकड़ो। 8 बंदे पकड़ लिए ना। आज उसने बुलाया था, मैं आपको बताऊं, आज उसने बुलाया था अपना जो है ना बाहर का लॉन, वो क्या होता है जो घर के अंदर जो ज़मान पाक की छत पे उन्होंने सहाफ़ी भेजे थे। उन्होंने कहा कि फिरो, लेकिन उसने कहा कि मेरे घर में नहीं जाओगे।
देखिए घर पे आप वारंट लेके क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं बाबा आम आदमियों की बात कर रहा हूँ, जिस टीवी वालों को सर बात सुने, उसने जो कहा है देखें हमें दोनों साइड्स को बड़ा बैलेंस करके तो बैलेंस ये भी है कि बंदियाल ने कहा था कि तुम पेश हो, वो पेश नहीं हो सका, मैं मानते नहीं। तो then he should be penalized for that. He should be. Simple as that. देखो ना, यही तो मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ गलत है, जहाँ सही है। हमने इसको इन द राइट पर्सपेक्टिव देखना है। अगर नहीं जी उसने ये नहीं कहा, ओ भाई क्वेश्चन इज लॉ हैज टू बी लाइक दैट, बैलेंस्ड। जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, आपके पास इस दुनिया के अंदर, हम गरीब की बात करते हैं, और गरीब तो कहीं पिक्चर में नहीं आएगा कभी भी। गरीब तो बेचारा अभी भी 50 साल पुराने केसेस ढूंढ रहा है, उसका ग्रैंड चल रहे। सरजानी टाउन को देख लो तुम जाके, कराची के अंदर, वो टाउन बिल्कुल बिक गया, उसका केस अभी तक नहीं हुआ। अंदाजा लगाओ, इंडिपेंडेंस तक ही चल रहा है। सो तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, आप हर चीज़ को एक राइट पर्सपेक्टिव पे लें। हमें ना गवर्नमेंट की तरफ से सेंसेशनलाइज करना है, ना दूसरी साइड से करना है। हमने हकायक सामने रखने, सच है, दैट्स इट, पीरियड। ठीक है जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? एक जानिब तो कहते हैं कि फ़ौज मुखालिफ हमारे स्टेटमेंट्स नहीं है, पहले उस तरह के बयानात, और आपने भी वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट सुनी है कि इमरान खान की तकरीर में ये अंसर पाया जाता है कि वो फ़ौज मुखालिफ बयानात बना रहे थे या अपने कारकुनान के दिमागों में ये बात डाल रहे थे। लेकिन आज का जो इंटरव्यू जिस पर मैं बात कर रही हूँ, उसमें उन्होंने एक बार फिर से अफ़वाज पाकिस्तान पर अपने कत्ल में जो मुलव्वस साजिश का जो प्रोपेगेंडा था उसमें उनको नामजद किया है। क्या कहेंगे? देखो मुनीर साहब, बुनियादी तौर पे इमरान खान पिछले 1 साल से जो बयानियाँ बना रहे हैं वो ये समझते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने अमली तौर पे अवाम को याद करा दी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासत, हर चीज़ अदारे की तरफ से होती है और वही कंट्रोल करती है, वही चलाती है। और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से जब अवाम 9 तारीख को निकले, इश्ताल पसंदी हुई, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीटीआई के कुछ वर्कर भी थे और उसमें कुछ शरपसंद अनासर भी थे, तो 9 मई वाला वाक़या हुआ। बदकिस्मती है हमारी, है नहीं होना चाहिए था। और बाकी जो आपने प्राइम मिनिस्टर की बात की, प्राइम मिनिस्टर तो वैसे ही शो शाह के लिए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। वो सिर्फ सूट टाई पहन के सेरेमनीज अटेंड कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। बात यह है कि इस वक्त हमारे अदारे क्यों डिस्कस हो रहे हैं, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है। क्वेश्चन ये है कि सियासी फैसले सियासी मैदानों में क्यों नहीं हो रहे? क्या इस मुल्क में आइन नहीं है? क्या इस मुल्क में कानून नहीं है? क्या इस मुल्क में हुकूमत नहीं है? बदकिस्मती ये है कि हम ये फैसले नहीं कर रहे, कुछ अदारों को टारगेट करके कर रहे हैं और कुछ अदारों के बोझ तले दब के चल रहे हैं। इस बोझ को जब इमरान खान को कहा गया कि बैसाखियों के ज़रिए तुम हुकूमत में आए और चला रहे हो, तो जब आपने देखा कि बैड गवर्नेंस और अपॉइंटमेंट्स की वजह से मामलात हुए, तो वो बोझ भी नहीं उठा सके इस हुकूमत का। तो आप भी अपना बोझ सियासी अवाम पर डालें, उनको उठाने दें, उनसे मफरूरी मत हासिल करें, अदारों को इतना मत करें कि पूरी दुनिया में हमारा तमाशा लगे। 9 तारीख वाला वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिससे कोई शऊर वाला पाकिस्तानी इसको कंडेम किए बगैर नहीं रह सकता, मगर इसकी क्यों हम इतनी तशहीर कर रहे हैं? हमारे मुल्क के हालात इतना ख़राब हो चुके हैं कि सिविल वॉर की जो सिचुएशन हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसे में आप ये भी तो देखें कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस पूरे इंसिडेंट को कहीं पर भी कंडेम नहीं किया जा रहा। अभी एक ब्रेक लेनी है, जिसके बाद वापस आएंगे, इसी मौजू पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने गवादर हक 2 तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इफ्तिखार साहब, आप इस तहरीक को लेके पहले भी बात कर चुके हैं। पहले भी करता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ख़वातीन शामिल हुई और बड़े बुनियादी उनके मसाइल हैं, वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, तो उनको हकूक़ दो। आपने उनको गिरफ़्तार कर लिया, उनको जेल में डाल दिया, और ये बैलेंसिंग फैक्ट है एक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि शुक्र है हमारे मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट का ख्याल आ गया। और ये बैलेंसिंग मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे वो फैसले कर रहे हैं कि वो एक ऐसा अच्छा फैसला भी करना चाह रहे हैं। अभी तक उनको रिहाई नहीं मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज रात तक या कल सुबह तक उनको रिहाई मिल जाएगी, और ये एक अच्छा डिसीजन है। आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने
MPO के तहत गिरफ्तार होने वाले तमाम लोगों को छोड़ दिया है। अब देख रहे हैं ये बड़ी अजीब चीज़ आ रही है कि अगर MPO के तहत आप गिरफ्तार होने को छोड़ेंगे तो फिर उनको ट्रायल करने के लिए अगर फौजी अदालतों में मसला जाएगा तो एक नई डिबेट मुल्क में जन्म लेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपना अदलिया से कि देखें आपका रोल है, आप टेक्निकलिटीज़ में मत जाएँ, आप हकीकत पर को सामने रखें। तो अगर आप हकीकत को सामने रखेंगे तो फिर आप ही का राइट बनता है कि आप ट्रायल करें। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप मौका दे रहे हैं, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करता, कि फिर आर्मी कोर्ट्स जो है ना वो ट्रायल करेंगी। इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा और ख्याल करिए। और आज देखें उनके वालिदैन बेचारे रो रही थी, उनकी वालदा और उनके बाप परेशान थे जो नौजवान गिरफ्तार हुए, और मैं चीखता रहा इस प्रोग्राम में यहाँ पे बैठ के कि खुदा के लिए तुम अपने मुस्तकबिल को तबाह न करो। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात पे। मुझे पता लगा उसमें लोग बड़े प्रोफेशनल हैं, देयर आर डॉक्टर्स एंड देयर आर इंजीनियर्स। इफ़ अगर ये सच है तो उन बेचारों का तो सारा का सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। तो खुदा के वास्ते पॉलिटिक्स बिल्कुल आपका हक है, जिसको चाहे वोट दो, जिसके चाहे सपोर्ट करो, लेकिन इस किस्म के बल्बों में, इस किस्म के हंगामों में जहाँ पे आग लगानी है और चीज़ों को तबाह करना है, पीछे हट जाओ, घर चले जाओ। डू नॉट बी पार्टिसिपेट इन सच थिंग। आइंदा भी अगर ऐसा हो तो डोंट डू इट। एंड आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि खुदा के वास्ते ईमानदारी से फैसला कीजिएगा। जिनका कम जुर्म है उनको कम सज़ा में दीजिएगा, जिनका मेजर जुर्म है बेशक उनको ज़्यादा सज़ा के लिए, जिनका जुर्म महज ये है कि वो एक टोले में शामिल थे, उन पर ज़रा हाँ बिल्कुल, बगैर उनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना करें, उनके फ्यूचर को हम तबाह ना करें। पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब ने फ़ौजी अदालतों के ट्रायल का जिक्र किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों का ट्रायल अगर हुआ तो वो गैर आइनी होगा। देखिए, एकदम फ़ौजी अदालतें लगे हुए हैं। देखिए, रेलेवेंट कोर्ट जो है वो इसको डिसाइड करेगा। सिंपल, हम हर जगह मिलिट्री को ना घुसाड़े, जो रेलेवेंट कोर्ट है जो भी है वो उसको डिसाइड कर देगा। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, इन दोनों को पता है कि सच क्या है, ट्रायल किसका हो रहा है, जज का। ये है हमारा अलमिया इस मुल्क के अंदर। ऑनेस्ट गॉड, आई टेल यू, वो नीचे चले जाओ, वो कहते हैं जी जज खरीद लो, बाकी रहने दो। हमें इससे आगे बढ़ना है, हमें हर डिपार्टमेंट में अपने आप को रिव्यू करना है, हमने देखना है। हम बात तो कर लेते हैं ना जी, चले आज इमरान की बात कर रहे हैं, इमरान को ये हो गया, फलाना हो गया, वो ये तो कर लेगा। वो एक आम आदमी जो मुझे पता है, जो चीचा वतनी से आके लाहौर कोर्ट्स के अंदर धक्के खाता है, उसके पास रोटी नहीं है खाने को, उसके पास ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं है, यार इसको ठीक कर लो। करते हैं ना 4 साल में सिस्टम को। नहीं सर, कौन करेगा, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मौलाना हिदायतुर रहमान के हवाले से, आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखें, कामरान मुर्तज़ा साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने जो दलाइल दिए वो यही थे। इमरान खान का नाम लिए बगैर पूरा जिक्र किया उन्होंने कि भाई ये कोई स्पेशल नहीं रखा हुआ रिलीफ, आपने इधर भी दें, और ये इनको रिलीफ देना पड़ा। आगे इनकी नीयत क्या है वो वाज़ेह हो जाएगी। एक पेशावर हाई कोर्ट का मामला जो इफ्तिखार साहब ने बताया, वो बाद में भी करना चाह रहा था कि जब आप इस तरह से ब्लैकेट सारे के सारे जाओ घरों को, तो फिर ये काम तो नहीं चलेगा। एक दूसरा अहम तरीन नुकता याद रखिएगा, जितना मर्जी महज़म मुल्क हो, जितना मर्जी, बाज़ औक़ात बाज़ मामला जो हैं वो खुसूसी अदालतों में ही चलते हैं। अगर आप बरतानिया की फ़ौज की इंस्टॉलेशन पर हमला करेंगे तो आप भूल जाएं कि आप रूटीन की अदालतों में जाएंगे, वहाँ भी स्पेशल कोर्ट बनेगा। आप ये काम चीन में करेंगे, वहाँ भी यही होगा। अमेरिका के करेंगे, यहाँ भी यही होगा। वो स्पेशल कोर्ट्स हैं उसके लिए। हाँ, तो मामला ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर 2 दिन पहले वो कह रहे थे, मैंने खुद सुना था इन्हें, कि जी आर्मी जो कोर्ट्स हैं उनके मिलिट्री कोर्ट्स, उसके अंदर बिल्कुल इसका ट्रायल हो सकता है। आज बयान क्या जारी कर दे मुझे नहीं पता, लेकिन बात सादा सी है, जहाँ जहाँ अच्छा ये हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है, ये को अपने पास से नहीं कह रहे, ना कोई सियासी मुतालबा है। चंद चीज़ें जफर ने कहा है, वो जफर का बेटा जो है क्या नाम है? अली जफर ने कहा। तो ये चीज़ें जो हैं ये कानून के अंदर लिख दी गई हैं कि ये मैं बोलूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये एक्ट होंगे तो फिर आर्मी एक्ट के तहत ही आप पर केस चलेगा और आर्मी कोर्ट्स में चलेगा। तो ये कोई ऐसी अनहोनी नहीं है, और जो कुछ हो गया है वो बहुत ज़्यादा है। उसे जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मॉडरेट करके दिखा दें या मिनिमाइज़ कर दें, वो नहीं होने वाला। ठीक है जावेद साहब, आज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से भी उनकी रिहाई का खैर मकदम किया गया है, और वो ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि महमूद और अयाज तमाम एक ही सफ़ में हों। जिसने गवादर के लोगों के लिए पानी की बात की उसी को ज़िंदान में डाल दिया गया था। आपको क्या लगता है कब तक उनको रिहा कर दिया जाएगा? ऑल्दो के ऑर्डर दे दिया गया है। अच्छा मुनीज़, ये इतना सिंपल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि गवादर के लोगों के मसाइल जिसकी तरफ इन्होंने ज़िक्र किया,
اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ادھر کے وسائل کو لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کی بات کی، جس کی ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا. مگر اس سے بھی بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریجنل ڈیولپمنٹ اور انٹرنیشنل فورسز کی انوالومنٹ. گوادر کی امپورٹنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور سب کو پتہ ہے کہ گوادر اس وقت پاکستان، چائنا، ایران اور رشیا اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کس قسم کے ریلیشن کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس میں جو تیسری فورس امریکہ ہے اس کی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا تھا اور رکھا ہوا تھا، میں بڑے باوثوق ذرائع سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی تھی. بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ہمارے اس پیس آرڈر کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور گوادر کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ان لوگوں کو نہیں کھیلنا چاہیے. جہاں تک ادھر کے لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے، میں اس چیز کے حق میں ہوں. ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. جتنی گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ادھر سے ریسورسز آ رہے ہیں، ادھر کا جو فشری کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. بہت شکریہ جاوید صاحب، افتخار صاحب، نوید صاحب اور پی جے میر سر. بات یہ کہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے اجازت، اللہ نگہبان.